Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most merciful and the most beneficial. My name is Hassan Tariq and today I will explain you about evolution and diversity. सबसे पहले मैं आपको एवोल्यूशन के बारे में समझाऊंगा। एवोल्यूशन उस वेरिएशन को कहेंगे, उस चेंज को कहेंगे जो कि एक लंबे अरसे के बाद किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर आती हैं, उसको एवोल्यूशन बोलेंगे। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी हुआ करती थी, एक लंबे अरसे के बाद उसमें वेरिएशंस आई, चेंज आया और उसकी गर्दन लंबी हो गई। और दूसरी एग्जांपल मैं सांप की देना चाहूँगा, स्नेक की देना चाहूँगा। स्नेक की पहले लेग्स हुआ करती थी, टांगें हुआ करती थी, एक लंबे अरसे के बाद उसमें वेरिएशंस आई, चेंज आया और उसकी जो टांगें हैं वो ख़त्म हो गई। एवोल्यूशन की 4 थ्योरीज़ हैं: लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूचुएशन थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म। सबसे पहले मैं आपको लेमार्क की थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा। लेमार्क की थ्योरी 3 पॉइंट्स पर बेस करती है। सबसे पहला पॉइंट, इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के तहत कोई भी स्पीशीज़ होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किस इन्वायरमेंट में रह रही है। जिस इन्वायरमेंट में रहेगी उसी की करैक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाएंगी। अगर ठंडे इलाके में रहेगी तो ठंडे इलाके की करैक्टरिस्टिक्स आएंगी, और गर्म इलाके में रहेगी तो गर्म इलाके की करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क की थ्योरी के मुताबिक कोई भी स्पीशी अगर अपने किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन ख़त्म हो जाता है। और कोई भी स्पीशीज़ अपने किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल करना ज़्यादा करने लग जाए तो वो उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती चली जाती है, इजाफा होता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जिराफ जो था, जिराफ की पहले छोटी गर्दन हुआ करती थी, उसने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसकी गर्दन बड़ी हो गई। और दूसरी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सांप की। सांप की पहले टांगें हुआ करती थी और उसने सांप ने समझा कि उसको अब टांगे की ज़रूरत नहीं है, और यानी कि उसने टांगों का इस्तेमाल छोड़ दिया तो उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई सांप की जो। और फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगें भी ख़त्म हो गई। अब तीसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स के तहत तमाम करेक्टर्स, तमाम खूबियाँ किसी एक स्पीशीज़ में जब इकट्ठी होती हैं तो एक नया स्पीशी प्रोड्यूस होता है जिसमें ये तमाम खूबियाँ होती हैं, मेल और फीमेल दोनों की जो तमाम जो उसमें करेक्टर्स होती हैं वो एक जो नया स्पीशी प्रोड्यूस है उसमें होती हैं। इसी वजह से इसको कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। अब मैं आपको डार्विनिज्म की थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा। डार्विनिज्म की थ्योरी 5 पॉइंट्स पर बेस करती है। सबसे पहला पॉइंट, ओवर रिप्रोडक्शन, यानी कोई भी स्पीशी होगी वो अपने से ज़्यादा उसकी जो चाइल्ड है उसको डेवलप करना चाहेगी, अपने से ज़्यादा जो उसकी जो चाइल्ड है उसको प्रोड्यूस करेगी। मिसाल के तौर पर इंसान है, अब इंसान एक वक्त में जो है वो 5 चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जी आमतौर पर देखा गया है 3 4 5 उसके चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसी तरह ये तो इंसान का मामला है ना, और इसी तरह अगर हम मछलियों का देखें तो वो मछली जो है वो फ़िश जो है एक वक्त में 5 to 7 मिलियन अंडे प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो इसको कहेंगे ओवर रिप्रोडक्शन। एक वक्त में स्पीशीज़ जो है वो अपने से ज़्यादा जो है अपने जो उसके जो चाइल्ड्स हैं वो उसको प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जो प्रोडक्शन हो रही है, बढ़ेंगे स्पीशीज़ और लिविंग थिंग्स बढ़ेंगी इस दुनिया में, तो उसके नतीजे में क्या स्ट्रगल बढ़ेगी आपस में खाने पीने और इन्वायरमेंट के लिहाज से। उसमें जो है ना स्ट्रगल बढ़ेगी, आपस में जद्दोजहद करेंगे खाने पीने के लिए, तो उसको कहेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, वेरिएशंस कहेंगे, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। यूरोप के इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनके रंग गोरे होते हैं, और जब वो गर्म इलाके में आते हैं तो जो ठंडे इलाके में रहने वाली जो खसूसियात होती हैं वो उनमें होती हैं, ठीक है। जब गर्म इलाके में आके रहते हैं तो उनमें ज़रा शुरू में ज़रा मुश्किलात होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाते हैं उस गर्म इलाके में रहने वाले। तो जो गर्म इलाके की खसूसियात है वो उसमें आ जाती हैं, उस यानी कि उस बंदे में आ जाती हैं जो यूरोप से आया है गर्म इलाके में, सारी करेक्टर्स उसमें आ जाएंगी। जो ये उसमें चेंजिंग आई हैं उन उस बंदे की जो चेंजिंग आई है करेक्टरिस्टिक्स में, तो इसको कहेंगे वेरिएशंस। और जो उसकी आने वाली जो नस्लें होंगी
उनमें ये करैक्टरिस्टिक्स पहले से मौजूद होगी गर्म इलाके में रहने वाली, तो इसको कहेंगे हेरिडिटी। अब फोर्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेचुरल सिलेक्शंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल इसके तहत जो है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत एक होती है अनफेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स होती है, एक होती है फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई भी स्पीशी होती है उसके लिए अगर जो माहौल फेवरेबल होता है तो वो एग्जिस्ट कर जाती है, और अगर अनफेवरेबल होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। यानी जैसे पहले डायनासोर्स होते थे तो डायनासोर्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस पैदा होगी और वह डायनासोर्स ख़त्म हो गए, जबकि उसी के दौर के जो क्रोकोडाइल हैं वो आज भी मौजूद हैं, आपको मिलेंगे। तो इसको कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जब फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो एक स्पीशी में जब आके जमा हो जाएंगी, उसके नतीजे में एक नई स्पीशी प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। और जो न्यू स्पीशीज़ पैदा होगी, प्रोड्यूस होगी, उसमें सारी करैक्टर्स मौजूद होंगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा म्यूचुएशन थ्योरी। म्यूचुएशन थ्योरी के तहत क्या होता है, एकदम से चेंज आता है, एकदम से रैंडमली, एकदम से जो है ना स्पीशीज़ के अंदर यानी कि चेंज आ जाता है, वेरिएशंस आ जाती है, चेंज आ जाता है। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जिराफ, उसकी गर्दन छोटी थी तो एकदम से चेंज आया, उसकी जो नई नस्ल प्रोड्यूस हुई, नया चाइल्ड जो उसका बेबी प्रोड्यूस हुआ, उसकी गर्दन लंबी निकल आई। तो जो एकदम से जो उसके अंदर रैंडमली उसके अंदर जो चेंज आया उसको बोलेंगे म्यूचुएशन थ्योरी। म्यूचुएशन थ्योरी का यही खुलासा है। टाइम नहीं है वरना मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता। न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म जो है, हम इसको न्यू डार्विनिज्म क्यों कहते हैं? न्यू डार्विनिज्म जो है बेसिकली जो डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी उसको जब हम जेनेटिकली तौर पर जब पढ़ते हैं ना, जेनेटिकली तौर पर जब हम डार्विनिज्म की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यू डार्विनिज्म। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी क्या होती है? मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोग जब एक जगह रहते हैं, एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उसको कहेंगे डाइवर्सिटी। अब इसको मैं साइंस की इस्तिलाह से पढ़ूँ तो इसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, यानी कि मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की वैरायटी, मुख्तलिफ़ ज़िंदगियों की वैरायटी जब एक जगह आके रहेंगी, चाहे वो जंगलात में रहें, कहीं भी रहें, जब एक जगह आके रहेंगी, बसेंगी, आपस में उनमें कोऑर्डिनेशंस होंगी मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की, तो उसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होती हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं और आसपास जंगलात होती हैं, तो इसको बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मुख्तसर सा बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है डिटेल में बताने का। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जब एक इकोसिस्टम में रहती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जब एक इकोसिस्टम में रहती हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस होता है, रब्त ताल्लुक़ होता है, तो उसको बोलेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। और थर्ड पॉइंट में है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है? तमाम करेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली तौर पर किसी एक स्पीशी में जब ट्रांसफ़र हो जाएं और जमा हो जाएं और उसके नतीजे में एक नया स्पीशी प्रोड्यूस हो, तो इसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।